तो ठीक है, आज जो हमारा फॉर एग्जांपल जो हमारा मान लो होगा, जो आज हम प्रोजेक्ट हम करेंगे, ठीक है। तो ज़रा आप यहाँ पर रखें, मैं देखो यहाँ पर क्या करूँगा, आप अपने लैपटॉप्स जो है बंद करेंगे फ़िलहाल, आप नज़र रखें। मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो इस नए फ़ोल्डर में हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे सबसे पहले, मान लो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। क्या लिखेंगे इसका नाम? क्लाइंट साइड जेएस। तो मैंने इसका नाम ही रखा क्लाइंट साइड जेएस। अब ऑब्वियसली क्लाइंट साइड जेएस नाम के इस फोल्डर के अंदर कुछ है तो नहीं, है ना। इसको मैं सबसे पहले यहाँ पर ओपन करता हूँ विद विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अब यहाँ पर बिकॉज देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम डोंट सेव करके यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है ओपन फोल्डर, कोई बात नहीं, हमने क्या बनाया था फोल्डर का नाम क्लाइंट साइड जेएस, तो ठीक है, हम ऐसे आ गए इधर। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक फ़ाइल चाहिए, दैट्स एन index.html। क्या है? index.html। ये आपकी मेन फाइल है। चलो ये बच गया, हाँ। तो index.html, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, एमेट, और चलो इसका नाम मैंने रखा पेक्सल्स गैलरी। क्या नाम रखा? पेक्सल्स गैलरी। इसकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं है। सबसे पहले मुझे, बिकॉज आई एम यूजिंग ए बूटस्ट्रैप, सो बताओ मुझे क्या करना है। मुझे सबसे पहले इसके अंदर बूटस्ट्रैप वाली लिंक्स चाहिए, ठीक है। अब अगर हम देखें, है हमारे पास यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप की लिंक्स हैं, बिकॉज वी डोंट हैव इंटरनेट, तो उस वजह से हमें लिंक्स कहीं और से चुरा के लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखते हैं, सही है। इसको करता, मैं इस प्रोजेक्ट को भी ओपन करता हूँ, ठीक है। मैं इस प्रोजेक्ट को भी यहाँ से करता हूँ ओपन विद कोड। चलो ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या चाहिए हमें चाहिए बूटस्ट्रैप की ये वाली लिंक, ओके। तो मैंने दूसरे प्रोजेक्ट से अभी लिंक जो है ना वो चोरी करके लाई, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिंक डाल दी, सही है। बूटस्ट्रैप का CSS हमारे पास आ गया। नाउ अनदर CSS फाइल, अनदर जावास्क्रिप्ट फाइल जो हमें चाहिए वो हमारी यहाँ पर है, ठीक है। देखो इतना तो आपको मतलब कुछ दिनों से समझ में आ गया होगा कि दैट बूटस्ट्रैप वाले किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ये दो चीज़ें तो हमें होनी चाहिए, ठीक है। बट नाउ आप देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, लाइक एक डिव बनाई मैंने, ठीक है। और इस डिव का जो क्लास है वो मैं रखता हूँ मान लो कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर क्लास पता है आपको क्या करती है ना। और साथ ही में मैंने लगा दिया empty5। तो चलो मार्जिन टॉप 5, ये हमारी जो है ना मेन डिव है। क्या है? दिस इज आवर मेन डिव, ओके। अब इस मेन डिव के अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, मतलब इस डिव के अंदर मुझे बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें चाहिए। लेकिन अब दो तरीके हैं, या तो आप उन चीज़ों को मतलब खुद से बनाओ, लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि नहीं, हम पेक्सल्स गैलरी से जो है, पेक्सल्स की जो API है, हम वहाँ से डेटा लाएंगे एंड देन हम उसको इटरेट करेंगे कहाँ पर, इस कंटेनर क्लास में, ठीक है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि एक और चीज़ जो हमने लानी है फ़िलहाल उस प्रोजेक्ट से, वो ये कि वहाँ पर जो index.html में कल हमारे पास कार्ड थे ना, कार्ड, ठीक है। इस कार्ड को भी मैं मतलब लेकर आता हूँ, या एक काम करते हैं, चलो इस पूरे के पूरे डिव को ही मैं लेकर आता हूँ, सो दैट कि मैंने एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। ये बराबर वही हो गया लगभग, ठीक है। तो कंटेनर empty5 dflex, और इसमें एक कार्ड है जिसकी विड्थ अभी 400 पिक्सल है, और बाकी सब चीज़ें। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्लासेस क्या यूज़ हुई है। यहाँ पर क्लासेस यूज़ हुई हैं कार्ड इमेज टॉप, कार्ड बॉडी, है ना। फिर H4 के अंदर है कार्ड टाइटल, फिर है उसके अंदर पैराग्राफ। आप इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डॉम हायरार्की, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? डॉम हायरार्की, कि दैट एक डिव है, उस डिव के अंदर फिर कार्ड है, उस कार्ड के अंदर फिर इमेज है, बाकी सब चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको रखूँगा, इसकी ID रखूँगा। आपको पता है कि दैट IDs हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम IDs इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल जब हमें जावास्क्रिप्ट टारगेट करनी होती है, एंड जब हमें CSS को टारगेट करना होता है किसी एक डिव पे, तो हम क्लास रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ID रख दी, मैंने इसका नाम ही रखा टारगेट डिव। क्या नाम रखा? टारगेट डिव। कुछ भी रख लो आप नाम, आपकी मर्जी। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, दैट इज index.js। तो मैंने index.js करके एक फाइल बनाई, ठीक है।
index.js करके मैंने एक फाइल बनाई एंड अब इस फाइल में देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मुझे चाहिए इमेजेस, मुझे इमेजेस चाहिए कहाँ से, पेक्सल से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए दो चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक तो मुझे चाहिए एंड पॉइंट, कि मैं किस एंड पॉइंट पर कॉल करूँ, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग होगा, सही है। एक एंड पॉइंट चाहिए मुझे जो कि एक स्ट्रिंग होगा। और दूसरी चीज़ मुझे चाहिए एक एपीआई की। क्या चाहिए? एपीआई की। तो ठीक है, एंड पॉइंट और एपीआई की, यानी कि मुझे किस यूआरएल पे कॉल करना है और सिक्योरिटी की क्या होगी। बिकॉज पेक्सल्स जो है, जो आपको पता है कि दैट पेक्सल्स जो कि एक गैलरी की तरह है, वो मुझे तब तक एक्सेस नहीं देगा अपने बैकएंड सर्वर का जब तक ना मैं उसको एपीआई की प्रोवाइड करूं। अब क्योंकि देखो पेक्सल्स जो है ना वो पहले से ही बोलता है कि दैट हम सबको एपीआई की प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको बस साइन इन करना है। दैट अगर आप जस्ट साइन इन करोगे तो वो आपको पेक्सल्स एपीआई की दे देंगे, क्योंकि असल में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। पेक्सल्स में जितने भी सारे फोटोग्राफ्स हैं ना वो लोगों के हैं, पेक्सल्स के अपने नहीं है। तो इसीलिए ये इन रिसोर्सेज का मतलब अगर एक्सेस देना है किसी को, वो इसको चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली वो किन का डेटा है, वो तो लोगों का डेटा है। तो अगर लोगों को एपीआई की चाहिए तो इनको देनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर फिलहाल एपीआई की एंड ये जो हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ये दोनों हमें मिल जाएंगी, बट बिकॉज अभी इंटरनेट नहीं चल रहा। तो मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है, वो गिटहब पर भी अवेलेबल होगा, दैट इज़ दिस अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। तो मैं अब यहीं से जो एपीआई कीज़ जो है ना वो मैं यहीं से लेके आता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर देखो एंड पॉइंट एंड एपीआई की, चलो मैंने यहीं से लाया। तो एंड पॉइंट तो हम बाद में लाते हैं, लेकिन पहले हम क्या लाते हैं? एपीआई की। ज़रा चेक करें आप, देखो ये आपके पास क्या हो गई, ये हो गई आपकी एपीआई की, ओके। ये एक लॉन्ग स्ट्रिंग होता है लाइक अ पासवर्ड, जितना ये लंबा होगा, जितना ये रैंडम होगा, उतना ये स्ट्रांग है। हम भी अपनी एपीआई कीज क्रिएट कर सकते हैं, अपने टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं किसी चीज़ को सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा चाहिए मुझे एंड पॉइंट, ओके। अब जो पेक्सल्स आपको एंड पॉइंट देता है ना, यानी कि जो पेक्सल्स आपको एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है, वो कुछ ऐसा है, मतलब ऐसा HTTPS, ठीक है, HTTPS ऐसे करके देखो भाई, सही है ना। तो कुछ ऐसा है। और हाँ, इसको एक काम करते हैं हम, लेट इट राइट इन द टेम्पलेट लेटरल, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में इसमें कुछ चीज़ें जो है ना पुश करनी है। ये यूआरएल भी वही प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में ये यूआरएल भी होगा, ओके। तो https api.pexels.com v1 curated pages, पेज इज इक्वल टू, देखो पेज इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1। देखो इस तरह से होता है। पहले इस यूआरएल को समझो। देखो यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं क्वेरी। क्या बोलते हैं? क्वेरी। तो बिकॉज आपको बेसिक से अंडरस्टैंड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो क्यूरेटेड, क्या लिखा है? v1/curated, उसके बाद क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। नाउ क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ होगी वो क्या है हमारी? वो हमारी क्वेरी है। तो क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या होती है? वो क्वेरी होती है। अब क्वेरी में हम इसको क्या भेज रहे हैं? पेज इज इक्वल टू 1, यानी कि हम उसको बोल रहे हैं कि दैट मुझे पेज 1 चाहिए और मुझे हर किसी पेज में कितने फोटोज चाहिए, लगभग मुझे कितनी, मतलब कितना डेटा मुझे चाहिए एक पेज में? 80। तो ठीक है, ये क्वेरी हो गई। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे डेटा को फेच करना है। देखो दो चीज़ें मेरे पास आ गई, आई एम हैविंग द एंड पॉइंट, आई एम हैविंग द एपीआई की, दो चीज़ें हैं मेरे पास। नाउ हम एक फेच एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्टेंट फेच, ठीक है, फेच क्यूरेटेड इमेजेस, ऐसे लिखा मैंने, फेच क्यूरेटेड इमेजेस, ऐसे फेच क्यूरेटेड इमेजेस। ये क्या है? फेच क्यूरेटेड इमेजेस एक फंक्शन है। फेच क्यूरेटेड इमेज एक फंक्शन है जो कि मैंने ऐसे बनाई, ठीक है। एंड फॉर द प्रॉपर एरर हैंडलिंग आई एम गोइंग टू यूज ट्राई एंड कैच, ठीक है, ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच ब्लॉक हम यूज किस लिए करते हैं? सो दैट हम एरर को सही से मतलब देख सके, सो दैट हम सही से एरर को कैच कर सके सही टाइम पर अगर कोई भी एरर हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप आराम से बैठे, मैं सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, ओके। तो अभी चेक करो आप, इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट ट्राई ब्लॉक में जो चीज़ आप लिखोगे वो एक एसिंक फंक्शन होगा, ठीक है। तो फेच क्यूरेटेड इमेजेस जो है, फेच क्यूरेटेड इमेजेस यहाँ पर एक फंक्शन होने वाली है जो एक सर्वर से इमेजेस आपके लिए फेच करके लेगा, ठीक है। यानी कि एक सर्वर है कहीं पर, एक बैकएंड सर्वर जो कि किन का है? जो कि पेक्सल्स का है, और वहां से ये आपको क्या करके देगा? ये आपको फेच इमेजेस करके देगा, ठीक है।
अब ये ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट आप इसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाओ, ठीक है। ट्राई जो होता है ना, ट्राई में जो भी आप लिखते हो दैट्स कॉल्ड एज ए कॉल स्टैक। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई में जो भी चीज़ें आप लिखोगे उसको हम क्या कहेंगे? कॉल स्टैक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वेरिएबल या ये एपीआई की ट्राई के अंदर बनाई होती, तो बताओ जब ये फेच क्यूरेटेड इमेजेस चलेगी, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो पहले क्या होगा? पहले वेरिएबल बन जाएगा, पहले वेरिएबल डिफाइन होगा, ओके। उसके बाद मान लो अगर ये चीज़ भी कहाँ पर होती, मान लो अगर ये चीज़ भी इसी के अंदर होती, तो ये सिंक्रोनसली ये कोड चलता। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई की डिफाइन होगा, देन एंड पॉइंट डिफाइन होगा, सही है। और मुझे इसको ज़रूरत भी नहीं थी एसिंक्रोनस बनाने की। नाउ ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है मुझे इसको एसिंक्रोनस बनाने की? वहाँ पर मतलब रीज़न क्या है? जब हम कोई ऐसा टास्क करें, ठीक है, जो एक प्रॉमिस रिटर्न करता हो, जब हम कोई ऐसा टास्क करें जो क्या रिटर्न करता हो? जो एक प्रॉमिस रिटर्न करता हो। अभी देखो, इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए उसी वक्त, ठीक है, मतलब वहीं पर खड़े खड़े ही मान लो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। प्रॉमिस को रिजॉल्व होने में कुछ टाइम लगता है। तो मुझे आप एक बात बताओ, एज ए मतलब अभी आप बडिंग कोडर्स हो, मतलब अभी आपने कोडिंग सीखी है, एज अ प्रोग्रामर मुझे आप एक बात बताओ, आप क्या चाहोगे तब तक कि आपका प्रोग्राम क्या करे? कुछ ना कुछ मतलब करना चाहिए। देखो अगर रुक जाएगा प्रोग्राम, इट मीन्स एफिशिएंसी लूज हो रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम मतलब किसका वेट कर रहे हैं? वी आर वेटिंग फॉर द प्रॉमिस। इट इज़ लाइक दैट कि मैंने किसी को कॉल किया, मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे बता दो कि क्या वहाँ पर आज दिल्ली के लिए फ्लाइट निकलेगी कि नहीं। वो मुझे बोल रहा ठीक है मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। अब मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ नहीं कर रहा। मान लो मैं बस फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़ोन के सामने बैठा हुआ हूँ। अब इसमें मेरी एफिशिएंसी पर कितना फ़र्क पड़ेगा कि दैट मैंने अपने ऑफिस का काम छोड़ दिया, ठीक है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल बैक। मैं उसके वापस फ़ोन का क्या कर रहा हूँ? इंतज़ार। और तब तक मैंने अपना काम क्या कर दिया? मैंने छोड़ दिया। कितना अच्छा होता कि मैं उसके फ़ोन का इंतज़ार भी करता और अपने ऑफिस का काम भी करता, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं अपना मतलब अपने ऑफिस का काम करूँ, जैसे ही मुझे वो बंदा फ़ोन करेगा, बोलेगा हाँ आज दिल्ली के लिए फ़्लाइट निकलेगी, तो मैं वो फ़ोन उठा सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि दैट कुछ ऐसी फंक्शंस होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि नेटवर्क कॉल्स, समझो कुछ ऐसी फंक्शंस होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जिनको हम नेटवर्क कॉल्स बोलते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग होती है। मतलब उनको यहाँ से पहले जाना होता है, फिर वहाँ पर वो मान लो एक तरह से मतलब उनका कुछ काम होगा, फिर वहाँ से वो रेस्पॉन्स आता है, लेकिन अब इसको आने जाने में थोड़ा सा क्या लगता है? टाइम। मैं मत चाहूँगा कि तब तक मेरी जावास्क्रिप्ट ऑपरेशन जो कि सिंगल थ्रेडेड ऑपरेशन है, मैं मत चाहूँगा कि दैट वो रुक जाए। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो भी नेटवर्क कॉल होगा उसको मैं रखूँगा एसिंक्रोनस ऑपरेशन में। किस में? एसिंक्रोनस ऑपरेशन में। यानी कि मैं बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट को कि देखो भाई ये ऑपरेशन जो है ना, इट्स एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन, ये तुम किससे करवाओ, ये काम तुम किसी और से करवाओ, लेकिन बाकी जो अपना मेन थ्रेड है उसको तुम ओपन रखो। यानी कि मेन थ्रेड पे तुम सिंक्रोनस ऑपरेशन को चलाते जाओ। अभी देखो एपीआई की एक वेरिएबल डिफाइन करना, एक एंड पॉइंट डिफाइन करना, ये दीज वेरिएबल्स डिफाइन करना, दिस इज अ सिंक्रोनस कोड। ये बिल्कुल पहले ये होगा, बाद में ये होगा। अब अगर बीच में मुझे नेटवर्क कॉल करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना है कॉन्स्टेंट रेस, मैंने क्या लिखा? कॉन्स्टेंट, चलो मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, मैंने फेच किया, क्या किया? फेच। अब जब आप फेच को कॉल करते हो, ये फेच देखो क्या है? फेच एक प्रॉमिस है, ठीक है। अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं थी इसमें अवेट लगाने की, बट जो भी फंक्शन एक प्रॉमिस होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनके ऊपर अवेट लगाना नेसेसरी होता है। अब ये फंक्शन मुझे जब मैं इस पर अवेट लगाऊंगा तो देखो ये मुझे बड़ा सा एरर देगी, ठीक है। जैसे ही मैंने अवेट लगा दिया, इसने बड़ा सा एरर दे दिया, बिकॉज ये सिंक्रोनस फंक्शन नहीं है। तो क्या अभी तक मुझे इसमें अवेट की जरूरत थी? नहीं। अवेट क्यों लगाया? बिकॉज दिस फेच इज एन एपीआई कॉल। ये क्या है? ये एक एपीआई कॉल है, मतलब आप ऐसा समझो ये एक नेटवर्क कॉल है। क्या है? ये एक नेटवर्क कॉल है। तो मैं साथ में इसको कमेंट्स भी लिखता हूं सो दैट आपको ये समझ में आ जाए। तो जो भी ये नेटवर्क कॉल होता है ना, ये किसी बैकएंड सर्वर पे हो रहा है, इसको टाइम लगेगा होने में, ठीक है। और तब तक मैं क्या चाहूंगा? तब तक मैं चाहूंगा कि कोड फर्दर एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि बाद में बाकी जो लिखा होगा वो मैं चाहता हूं कि वो एग्जीक्यूट होता रहे, कोड रुकना नहीं चाहिए। मतलब सिंक्रोनस ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। सिंक्रोनस ऑपरेशन में पहले क्या था? एपीआई की, दूसरी चीज है एंड पॉइंट, ओके। उसके बाद रेस्पॉन्स में फेच हो रहा है, ठीक है, फेच होने दो।
फेच का काम जो होता है ना वो या तो थ्रेड पूल के अंदर होता है, या तो इसको वर्कर एपीआईज जो होती है ना हमारे वेब, इसमें वेब एपीआईज नाम से कुछ चीज़ें होती हैं, कहाँ पर, हमारे ब्राउजर के अंदर, इनको वही करते हैं, इनको वही संभालते हैं। तो फेच जो है ना, फेच एपीआई इज ऑल्सो इन ब्राउजर एपीआई, क्या है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इट्स अ ब्राउजर एपीआई। ये फेच का काम संभालता ही कौन है, फेच का काम संभालता ही है, मतलब वेब एपीआईज करके एक चीज़ होती है, इनको वही संभालता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं नेटवर्क कॉल करूं, अब ज़रा चेक करें आप, अब इस नेटवर्क कॉल करने में आपको क्या क्या चाहिए। ये बोलता है कि सबसे पहले तो आप हमें दे दो एंड पॉइंट, मतलब पहले तो आप दे दो एक यूआरएल। अब है ना मेरे पास ऊपर एंड पॉइंट डिफाइन करके, तो मैं इसको एंड पॉइंट दे देता हूं। तो मैंने फेच के अंदर पहली चीज़ क्या डाल दी, एंड पॉइंट। और दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है, मान लो जो बाद में रिक्वेस्ट इनिट जो होगा। अब ऑब्वियसली देखो इसमें आप दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, यानी कि दूसरी चीज़ इसमें क्या डाल सकते हो आप, ऑब्जेक्ट। तो फेच किस पे करना है, फेच करना है, फेच आपको करना है एक एंड पॉइंट पर, वो एंड पॉइंट मैंने दे दिया, ठीक है, https://api-pexels.com v1 curated, ठीक है। और बाद में दूसरी चीज आप क्या दोगे इसको, दूसरी चीज आप इसको दोगे ऑथराइजेशन हेडर के अंदर। नाउ बिकॉज मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन को देखते। डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि दैट आप ऑप्शंस में, ये याद रखना, फेच में 2 पैराम्स जाते हैं, कितने, 2 पैराम्स। पहला पैराम होता है एंड पॉइंट, कि दैट कॉल किसको करना है, कहां पर करना है, तो कॉल हमें कहां पर करना है, एंड पॉइंट पर, सही है ना। दूसरी चीज जो होती है, दूसरा पैराम, वो होते हैं ऑप्शंस। क्या होते हैं, उन्हीं ऑप्शंस में आपको ऑथराइजेशन हेडर के अंदर पास करना है किसको, एपीआई की को, सो दैट इसको पता चल जाए। देखो फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक ए फोन कॉल, हम इट्स लाइक ए फोन कॉल, एंड आप उसको रेस्पॉन्स मांग रहे हो, यानी कि सामने वाले बंदे को आप क्या मांग रहे हो, रेस्पॉन्स, लेकिन वो पहले आपसे पूछेगा पासवर्ड क्या है ना, वो पूछेगा पहले पासवर्ड। तो जब मैं यहाँ पर फेच कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट हेडर्स में इसको क्या देना पड़ेगा, ऑथराइजेशन की। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊं, देखो यहाँ पर भी मैंने फेच किया हुआ है, आप चेक करो, यहाँ पर भी फेच हुआ है ना, और यहाँ पर भी मैंने ऑप्शंस पास किए हैं, और मैंने हेडर्स में सब चीज़ें पास की है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम। देखो क्या क्या करना है, एक तो आपने ऑप्शंस तो है ही, एक ऑब्जेक्ट, आपने क्या पास करने हैं, हेडर्स। देखो वहीं से आ गया हेडर्स, है ना। तो हेडर्स भी एक ऑब्जेक्ट है। हेडर्स में आपने पास करना है ऑथोराइजेशन, स्पेलिंग सही से लिखना है, ऑथोराइजेशन, ठीक है, ऑथोराइजेशन में आपको क्या पास करनी है, एपीआई की, ठीक है। इस तरह से आपने एपीआई की पास कर दी। ये तो हो गए हेडर्स। दूसरा आपको बताना है कि दैट इसका मेथड क्या होगा। ये जो ये कॉल आप कर रहे हो, ये जो आप ये फेच कॉल कर रहे हो, क्या इसका मेथड पोस्ट होगा, क्या आप यहीं से कुछ पोस्ट कर रहे हो, नहीं, मुझे गेट करना है, मुझे चीज़ें चाहिए, तो आप इसका मेथड यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। देखो खुद से आ गया, आप मेथड इसको बोल सकते हो कि देख भाई मेथड है गेट, क्या है, मेथड है गेट। तो इस तरह से आपने ये नेटवर्क कॉल कर दी। अब ऑब्वियसली मैंने कहा कि दैट द नेटवर्क कॉल विल टेक सम टाइम टू रिजॉल्व, बिकॉज इट्स अ प्रॉमिस, इट रिजॉल्व्स आफ्टर सम टाइम। तो तब तक जो फर्दर मेरा कोड होगा, मान लो फर्दर जो कोड है इसके बाद वाला, क्या मैं उसकी एग्जीक्यूशन को रोक दूं, नहीं, वो सही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि उससे जावास्क्रिप्ट फिर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। उससे जावास्क्रिप्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्लो, और ये लैंग्वेज लगभग बेकार हो जाएगी, किसी काम के नहीं आएगी। क्योंकि मान लो कभी कभी रेस्पॉन्स आना, ये डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड पर भी, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, इंटरनेट स्पीड। अब इंटरनेट स्पीड स्लो होगी तो रेस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इंटरनेट स्पीड पर मेरी जावास्क्रिप्ट कोड की एग्जीक्यूशन है ना। इंटरनेट स्पीड स्लो होगी तो टाइम लगेगा, नहीं, मैं चाहता हूं कि दैट ये रेस्पॉन्स जो है ना ये करता रहे, क्या करना है इसको, तो मैं इसके ऊपर इसीलिए क्या लगाऊंगा, अवेट, और इस फंक्शन को मैं क्या बनाऊंगा, एसिंक्रोनस। पहले समझो कि ये फंक्शन को ऐसे आप एसिंक्रोनस अवेट बनाते हो विदाउट नोइंग कि दैट हम ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि दैट अवेट सिर्फ हम उन चीज़ों पे लगाते हैं जो प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं, ठीक है। एंड प्रोमिसेस अवेट का मतलब रुकना नहीं होता है, अवेट का मतलब होता है कि दैट ये ऑपरेशन जो है ये किस पर होना चाहिए, ये दूसरे थ्रेड पे इसको शिफ्ट कर दो किन पर, वेब एपीआईज पर, और मेन थ्रेड को ओपन रखो। इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट आप अवेट को बोलोगे कि हाँ, ये जो फॉर एग्जांपल हमारा जो जावास्क्रिप्ट है, इट्स अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसीजर, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसीजर। अपने मेन थ्रेड पर हमारा अपना काम चलता रहेगा, और जिसके ऊपर भी आप अवेट लगाओगे वो वेब एपीआईज पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये मतलब एक तरह से हम उसको बोलते हैं कि मान लो मेरा कोई असिस्टेंट है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि ठीक है, जब मुझे फ़ोन आए तो इसको हैंडल कर लेना, मैं यहाँ से अपना काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है।
सो दैट मैं ये कॉल बैक मैं बाद में देखूंगा, मैं देखूंगा बाद में इसका रिजल्ट क्या आया था वहां से, लेकिन फिलहाल अपना काम तो हमें करके रखना है। अब देखो चलो रेस्पॉन्स आ गया, अब रेस्पॉन्स क्या आएगा, अब हमें देखना है कि दैट रेस्पॉन्स नाम के चीज के अंदर जो भी आए उसको आप क्या करोगे, कंसोल। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने यहां पर एक console.log किया और उसके अंदर लिखा रेस्पॉन्स, क्या लिखा, रेस्पॉन्स, ऐसे लिखा console.log रेस्पॉन्स। ऑब्वियसली जो ये चीज है ना जो रेस्पॉन्स से आया होगा वही कंसोल होगा। तो मुझे बताओ क्या ये console.log सिंक्रोनस ऑपरेशन में से बिलोंग करता है या ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन में से बिलोंग करता है, ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन में से बिलोंग करता है। पता है क्यों, क्योंकि आपने console.log रेस्पॉन्स लिखा है, एंड रेस्पॉन्स क्या है, वो इसका रेस्पॉन्स है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा तब तक फॉर एग्जांपल console.log मत होगा। इसीलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो मतलब आपको पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि अवेट का मतलब होता है वेट करना। अवेट का मतलब वेट करना नहीं होता है भाई, अवेट का मतलब होता है कि दैट आप इस फंक्शन को एक दूसरे वर्कर ग्रुप पे शिफ्ट कर रहे हो, दूसरे थ्रेड पे शिफ्ट कर रहे हो। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसे होती हैं फिर बाद में कोड में जो जब तक ये रेस्पॉन्स रिजॉल्व नहीं होगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सही है ना, क्योंकि console.log रेस्पॉन्स मत होगा, ये होगा ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि दैट इसका मतलब ये हुआ कि दैट ये वेट कर रहा है किसका, रेस्पॉन्स के आने का। ठीक है, तो अवेट को हम वैसे भी समझते हैं कि बहुत सारे लोग मतलब सिंपल में बोलते हैं हाँ अवेट का मतलब होता है वेट करना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसकी पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए आपको कि पर्टिकुलर ये चीज वहां पर कर क्या रही है। ओके, तो console.log रेस्पॉन्स मैंने कर दिया। अब देखो मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। इन द रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, रेस्पॉन्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट। रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द जेसन। हमें इस डेटा को किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में। बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो ये फेच एपीआई है ना, ये जो डेटा देती है ना हमें, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट कि एपीआई आपको डेटा किस फॉर्मेट में दे रही है। तो कितने फॉर्मेट्स हैं डेटा के जो हम अक्सर यूज करते हैं नेटवर्क कॉल्स के टाइम पे। लाइक एक डेटा होता है दैट्स कॉल्ड एज एक्सएमएल, क्या बोलते हैं उसको, एक्सएमएल। लेकिन वो ज़्यादा रीडेबल नहीं होता, मतलब पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होती है, इंसान को समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। हमें डेटा चाहिए जेसन फॉर्मेट में। किस में, हम चाहते हैं कि डेटा किस फॉर्मेट में आए, जेसन फॉर्मेट में। दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कांस्टेंट डेटा, मैंने ऐसे लिखा कांस्टेंट डेटा, और मैं इसको बोलता हूँ कि जो भी रेस्पॉन्स से डेटा आएगा तुम उसको जेसन में कन्वर्ट करना। नाउ अब देखो आने वाले डेटा को भी जेसन में कन्वर्ट करना ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, मतलब इसको भी टाइम लगेगा। इट्स नॉट एन नेटवर्क कॉल, ये नेटवर्क कॉल नहीं है, बट एक तरह से हम कह सकते हैं इट्स अ सीपीयू इंटेंसिव टास्क। क्या है, इट्स अ सीपीयू, या आपकी ये भी आपको मतलब एक तरह से टाइम खाएगा। इट्स अ सीपीयू इंटेंसिव टास्क। अब इस सीपीयू इंटेंसिव टास्क को भी मैंने अवेट लगाया, तो बताओ मैं कर क्या रहा हूं, मैंने इसको भी किसी वेब एपीआई के ऊपर, मैंने इसको भी किसी वेब एपीआई के हवाले कर दिया। मैंने इसको बोला कि जा तू भी किसी वेब एपीआई के हवाले हो जा, मेन थ्रेड को ओपन रखो, मेन थ्रेड को ओपन रखो, सिंक्रोनस टास्क रुकना नहीं चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं console.log रेस्पॉन्स करूं या console.log डेटा करूं? तो मैं यहां पर करता हूं console.log डेटा। अब ये index.html जो है ना, index.html, मैं इसके साथ एक और स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूं यहां पर। ठीक है, पहले मैं, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है मुझे रन करनी है ना कहीं पे, तो चलो भाई स्क्रिप्ट, यहां पर मैंने स्क्रिप्ट टैग लगा दिया और सोर्स यहां पे लगा दूंगा मैं। ठीक है, सोर्स आप यहां पर क्या लगा दोगे, ./index.js। देखो अब जब भी ये कोड रन करेगा, मतलब जब भी ये कोड रन करेगा तो उसके साथ ये स्क्रिप्ट भी रन होगी, है ना। और स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट में ये हटा दूं मैं फिलहाल ये चीजें, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं, मैंने लाई नहीं इनको यहाँ पे। तो वहां पर एक ही फंक्शन है, क्या, कांस्टेंट फेच क्यूरेटेड इमेजेस। तो एक काम करते हैं, इस फेच क्यूरेटेड इमेजेस को यहां पर कॉल करते हैं। इट मीन्स जब वो HTML फाइल चलेगा कहां पर, ब्राउजर पर, तो ये फंक्शन भी उसके साथ कॉल हो जाएगी, एंड उसके साथ एक नेटवर्क कॉल यहां पर होगा। चलो देखते हैं, नेटवर्क अभी हमारे पास आ गया है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, गो लाइव। देखते हैं गो लाइव करने पर क्या होता है। ठीक है, देखो मैंने गो लाइव किया, चेक करो यहां पर तो ये कार्ड आ रहा है कि इसके अंदर इमेज नहीं है, बिकॉज हमारे पास वो इमेज वहां पर अवेलेबल नहीं है। चेक करो नेटवर्क में, देखते हैं, रिलोड करते हैं एक बार फिर से। देखो नेटवर्क में कॉल हो रहा है, चेक करो दिस वन, नेटवर्क में एपीआई कॉल हो रही है, और इसने दिखाया वहां से 200 ओके फ्रॉम डिस्क कैशे। नाउ व्हाट इज 200 ओके, इसका मतलब होता है स्टेटस इज ओके। ओके, यानी कि ये एपीआई कॉल हो गई। एपीआई कॉल, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, बहुत ही कम टाइम इसमें लगा। हाँ ऑब्वियसली इसमें टाइम उतना नहीं लगता, लेकिन ये याद रखना फिर भी हम इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एसिंक अवेट का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा कंसोल में देखो,
कंसोल में वी आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट, हाँ, उसके अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर फोटोज नाम की एक एरे है और उसमें हमारे पास देखो कितने सारे फोटोज हैं। हाँ एग्जैक्टली देखो अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, नेटवर्क में अगर हम जाए, नेटवर्क में यानी कि इस नेटवर्क का रेस्पॉन्स क्या है, इस नेटवर्क का रेस्पॉन्स जो है बहुत सारा लंबा चौड़ा, उसमें मुझे फोटोज नाम की एक एरे है, आप चेक करो, है ना, फोटोज नाम की एक एरे है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ मेरे जो पिक्स है कांस्टेंट, ऐसे लिखते हैं कांस्टेंट फोटोज इज इक्वल टू डेटा डॉट फोटोज, क्योंकि आपको पता है कि डेटा नाम के एरे में, डेटा नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर फोटोज नाम की एरे है, तो मैंने ऐसे लिखा कांस्टेंट फोटोज इज इक्वल टू डेटा डॉट फोटोज। और अब मैं कंसोल किसको करूंगा, अब मैं कंसोल करूंगा फोटोज को। तो देखते हैं, अभी मैंने इसमें चेंजेस की, मैंने रिफ्रेश किया, देखो भाई अब मेरे पास पूरा का पूरा कंसोल में चेक करते हैं मैं, ठीक है, देखो कंसोल में मेरे पास कितनी चीज़ें आ गई, मेरे पास 80 चीज़ें आ गई, 80। ओके, अब हम इन 80 चीज़ों को इटरेट करेंगे, यानी कि अब हमें इसको कहीं ना कहीं पे दिखाना है। लाइक कैसे दिखाएंगे, उसके लिए भी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, उसका नाम होगा डिस्प्ले इमेजेस। क्या नाम होगा, डिस्प्ले इमेजेस। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं पहले यहाँ पर, उसका नाम होगा डिस्प्ले इमेजेस। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, डिस्प्ले इमेजेस फंक्शन है, ओके, और ये फंक्शन क्या करती है, फिलहाल जो भी करेगी हम यहाँ पर लिखेंगे, ओके। तो डिस्प्ले इमेजेस इज ए फंक्शन विच टेक्स something as a parameter, like it takes photos as a parameter, or we can say it takes pics as a parameter। तो इसने pics ले लिया as a parameter, या अगर आप pics नहीं लिखना चाहते हो, क्योंकि मैंने अब ऊपर photos रखा तो आप photos ही रखो, ठीक है। तो display images is equal to photos, तो it takes photos as a parameter, and उसके बाद ये करता क्या है, now अब जरा चेक करो photos क्या है, photos is a array, photos क्या है, photos एक array है जो हमें API से आ रहे हैं, ठीक है, which comes from Pexels API, which comes from Pexels API। हाँ, तो अब देखिए आप, ठीक है ना, डिस्प्ले इमेजेस, ये फंक्शन जो है ना, इस फंक्शन में भी कुछ है नहीं, नथिंग। मैं इस फंक्शन को यहीं पे कॉल करूंगा, यानी कि मैं इस फंक्शन को यहां पर कॉल करूं, डिस्प्ले इमेजेस, और उसके अंदर आप देखो डिस्प्ले इमेजेस बोल रहा है कि दैट मुझे फोटोज नाम की एरे दे दो, तब मैं फंक्शन करूंगा सही से, ठीक है, हम उसको ये फोटोज प्रोवाइड कर देते हैं। तो बताओ मैंने यहां पर फंक्शन को क्या किया, मैंने यहां पर फंक्शन कॉल की, मैंने इन्वोक किया फंक्शन, ठीक है, इन्वोक फंक्शन, उसमें क्या किया पास, उसमें वो फोटोज पास किए जो मुझे कहां से मिले। अब हमें मसला है सारा इस पर कि यहाँ पर आप क्या करोगे, डिस्प्ले इमेज में आप क्या करोगे। देखो करना क्या है, फोटोज, यू नो दैट द फोटोज इज समथिंग, फोटोज है कुछ, मतलब फोटोज एरे है ना, फोटोज क्या है, एरे। अगर आप मतलब प्रॉपरली देखोगे फोटोज नाम की एरे पर यू कैन जस्ट यूज, देखो इसको प्रॉपरली भी पता नहीं कि दैट फोटोज एक एरे है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, फोटोज के ऊपर मैं चला सकता हूँ फॉर ईच, क्या चला सकता हूँ, फॉर ईच। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्या चलाया, फॉर ईच। फॉर ईच लूप क्या करता है, फॉर ईच लूप जैसे आप बोल रहे थे कल मैप क्या करता है, देखो फॉर ईच लूप और मैप लगभग सेम ही है। फॉर ईच लूप का मतलब ये होता है कि दैट आप क्या करो, हर एक फोटो के लिए कुछ क्रिएट करो। तो फोटो डॉट फॉर ईच, उसमें हर एक एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, मतलब इसने लिखा है एलिमेंट, लेकिन फोटोज नाम की एरे में हर एक एलिमेंट होगा क्या, वो एक फोटो होगी। तो फोटोज एक एरे है जबकि फोटो एक सिंगल फोटो है। तो ठीक है, मैं इसको बोल रहा हूं कि देखो एक एक फोटो के लिए क्या करना, तुम एक डिव क्रिएट करना, ठीक है, तुम एक टारगेट डिव क्रिएट करना, टारगेट डिव। और वो कैसे क्रिएट करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, आपने एक क्रिएट एलिमेंट करके चीज एक क्रिएट कर दी। अब ये क्रिएट एलिमेंट तो हो गया, बताओ ये होगा क्या, ये एक डिव होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, चलो हो गया, आपने एक एलिमेंट क्रिएट किया। लेकिन साथ ही में आप बताओ टारगेट डिव के ऊपर क्लास क्या ऐड करोगे। यहां पर आपको हायरार्की देखनी है। मुझे सबसे पहले जो डिव चाहिए ना, उसकी क्लास होनी चाहिए क्या, उसकी क्लास होनी चाहिए कार्ड, ठीक है, उसकी क्लास क्या होनी चाहिए, कार्ड। तो मैं इसको बोलूंगा कि देख भाई, जो ये टारगेट डिव है ना, टारगेट डिव डॉट क्लास लिस्ट है ना, डॉट ऐड, ठीक है, आप इस पर क्या ऐड करो, ऐड में आपको क्या देना है, डॉट क्लास, आपको कार्ड नाम देना है। तो इस पर मैं ऐसे कार्ड, तो आप ना ये जो डिव क्रिएट करोगे, इस डिव को क्या बना देना,
इसमें क्लास भी ऐड कर देना कार्ड। अब कार्ड नाम की क्लास कहाँ से आएगी? कार्ड नाम की क्लास बूटस्ट्रैप से आएगी। तो ठीक है, इस तरह से एक चीज़ पहले बन गई। अच्छा, दूसरी चीज़ अब क्या करना है, मतलब चलो ये तो हो गया है ना, ये हम हर एक फोटो के लिए करें, हर एक फोटो के लिए। अब दूसरी चीज़ मुझे चाहिए, उसके अंदर एक इमेज टैग। तो ठीक है, एक इमेज टैग भी बनाते हैं। तो कॉन्स्टेंट इमेज, क्या लिखा मैंने? कॉन्स्टेंट इमेज क्या होगा? वो भी होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट में क्या होगा? क्रिएट एलिमेंट में आपके पास एक इमेज टैग होता है, तो एक इमेज टैग क्रिएट करो। ठीक है, हो गया। अब इमेज टैग का बताओ, इमेज टैग का क्या होता है? इमेज टैग का होता है सोर्स। इमेज टैग का क्या होगा? इमेज टैग का होगा सोर्स, है ना? इमेज टैग का क्या होता है? सोर्स। इमेज टैग की क्लास लिस्ट भी होती है ऑब्वियसली। आप ऐसे लिख सकते हो कि दैट इमेज जो है, इमेज का मुझे चाहिए डॉट, सबसे पहले तो क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट में क्या करोगे? ऐड क्या करोगे? इसको, आपको इसको देनी है क्लास। चेक करो यहां से, देखो ये मैंने इसीलिए रखा है कि इसको क्लास देनी है कार्ड इमेज टॉप। क्या देनी है? कार्ड इमेज टॉप। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो कार्ड इमेज टॉप, सही है ना? और साथ ही में इसको सोर्स क्या दोगे? अब सोर्स की बारी आती है। सोर्स इसको क्या दोगे? जरा एक काम करते हैं, हम जाएंगे इधर अपने इस कंसोल में। कंसोल में ये एक जो है ना, ये 80 है ना टोटल में, इसमें से एक हो गया हमारा, ये एक फोटो हो गया। इस फोटो के अंदर आप देखो, वी आर हैविंग द थिंग कॉल्ड एज द सोर्स, एंड सोर्स में हमारे पास है मीडियम नाम करके कुछ चीजें। आप यूज कर सकते हो लैंडस्केप, लार्ज 2x, कुछ भी, लेकिन मीडियम जो है ना वो हो गया मीडियम रेजोल्यूशन, यानी कि फोटो का कौन सा रेजोल्यूशन? मीडियम रेजोल्यूशन। ज्यादा हाई भी नहीं, क्योंकि ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के ऊपर आपका ज्यादा डेटा जाएगा। तो मैंने यहां पर बोला कि देखो मुझे मीडियम रेजोल्यूशन वाली इमेज चाहिए, लेकिन आप देखो ये है कहां पर? ये है फोटो के सोर्स के मीडियम के अंदर, है ना? तो बताओ क्या लिखूं मैं यहां पर? फिर इमेज का सोर्स जो होगा वो होगा फोटो। ठीक है, फोटो हमारी कौन सी है? फोटो हमारा यानी कि ईच एलिमेंट जो फोटोज डॉट फॉर ईच करके इसमें जो फोटो है ना, वो फोटो के अंदर सोर्स के अंदर मीडियम। ठीक है, फोटो के अंदर सोर्स के अंदर मीडियम। तो इस तरह से आपने एक इमेज क्रिएट कर दी और इमेज के अंदर डेटा, उसके टैग के अंदर यानी कि उसके सोर्स टैग के अंदर आपने डेटा भी डाल दिया। सही है ना? ये भी हो गया। नाउ अगर मैं इसको अभी सेव करूं, ठीक है, कुछ होगा नहीं अभी। अब मुझे इसके बाद एक और डिव चाहिए जिसका नाम क्या है? कार्ड बॉडी। तो ठीक है, बताओ मैं क्या करूंगा यहां पर? index.js में आप क्या लिखोगे? यहां पर आप लिखोगे, देखो इसके बाद आप एक और डिव बनाओ, कॉन्स्टेंट कार्ड बॉडी। क्या लिखेंगे? मैंने इसका नाम भी रखा कार्ड बॉडी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, और यहां पर फिर से एक क्रिएट एलिमेंट करके मैंने क्या करना है? क्रिएट एलिमेंट, और क्रिएट एलिमेंट के बाद मैं इसको बोलूंगा कि एक डिव क्रिएट करो। लेकिन इस डिव का नाम क्या है? इसका नाम है कार्ड बॉडी। क्या है? कार्ड बॉडी। और मैं बोलूंगा कि देखो कार्ड बॉडी जो है, कार्ड बॉडी के ऊपर भी तुम एक ऐड कर दो, क्या? क्लास, एक डॉट ऐड। और उस क्लास का नाम देखो क्या है? उस नाम का है, उसका नाम ही है कार्ड बॉडी। तो मैं इस कार्ड बॉडी को यहां पर कॉपी करके इधर लिख लेता हूं। ठीक है, तो सही है, कार्ड बॉडी। तो एक और आपने मतलब एक डिव क्रिएट कर दिया जिसका क्लास क्या है? कार्ड बॉडी। सही है। क्या कार्ड बॉडी के अंदर आपको कुछ करना है? हाँ, इसके अंदर आपने एक H4, एक पैराग्राफ और एंकर टैग बनाना है। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं सारी चीजें बनाऊं, मैं सिर्फ एक कार्ड टाइटल बनाऊंगा, सिर्फ एक कार्ड टाइटल में एक H4 बनाऊंगा। ठीक है, तो बताओ कॉन्स्टेंट, मैं H4 लिखूंगा, ऐसे कॉन्स्टेंट H4 मैं लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट, बताओ क्या लिखोगे आप? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एक और आपको एलिमेंट क्रिएट करना है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो सही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और अब की बार हमें क्या बनाना है? एक H4, है ना? एक H4, सही है, H4 भी बना दिया। बताओ उस H4 की क्लास क्या है? H4 की क्लास क्या है? तो H4 डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, और उसमें क्या लिखना है? उसमें आपको इसकी ये देनी है जो कि यहाँ पर कार्ड टाइटल, क्योंकि उसकी क्लास है कार्ड टाइटल। चलो ठीक है, कार्ड टाइटल हम इसको दे देते हैं। ठीक है, कार्ड टाइटल, सही है, दे दिया। अब क्या क्या हो गया? टारगेट डिव बन गया जिसकी क्लास एड कार्ड है, उसके अंदर एक इमेज बन गई, इमेज का आपने सोर्स दे दिया, उसके बाद आपने एक कार्ड बॉडी क्रिएट कर दी, सही है, उसका भी आपने क्लास दे दिया। अब ये सारा कुछ हो गया। अब मुझे एक बात बताओ H4 का इनर HTML क्या होगा? ये जो H4 है ना, H4 डॉट इसकी इनर टेक्स्ट क्या होगी, या इसकी वैल्यू क्या होगी? H4 के अंदर जो इनर टेक्स्ट है
वो क्या होगी, तो मैं लिखूंगा H4 का जो इनर टेक्स्ट है या जो H4 की वैल्यू है शॉर्ट में, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो है बराबर फोटो, ठीक है, फोटो। जरा एक और बार इसको चेक करते हैं, इसको देखते हैं। यू सी हमारा जो एक एक फोटो है ना, उसके अंदर फोटोग्राफर का नाम भी लिखा हुआ है, तो वो सीधा है फोटोग्राफर, है ना, फोटोग्राफर। जैसे इस फोटोग्राफर का नाम क्या है, एलिना एवसीनको, है ना, एलिना एवसीनको। तो सही है, मुझे फिर कैसे लिखना है कि इसका इनर एचटीएमएल कर देना फोटो डॉट क्या नाम है इसका, फोटोग्राफर। तो सही है, फोटो डॉट फोटोग्राफर। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि देखो H4 के इनर टेक्स्ट को कर देना किसके बराबर, फोटो डॉट फोटोग्राफर के बराबर। ठीक है, यहां तक तो हमने HTML लिख ली, इट्स HTML, है ना। लेकिन लिख कहां से रहा हूं मैं, जावास्क्रिप्ट से। व्हाई, बिकॉज आई डोंट नीड स्टैटिक HTML, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डायनेमिक HTML, जो उतने ही डिव क्रिएट हो जितने मेरे पास फोटोज होंगे। इफ आई एम हैविंग राइट नाउ 80 फोटोज, तो इसका मतलब ये कितने बार करेगा, फोटोज फॉर ईच, इसका मतलब ये कितनी बार होगा, ये 80 टाइम्स होगा, 80 टाइम्स। मुझे खुद मैन्युअली वर्क नहीं करना पड़ेगा, मुझे 80 डिव्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ओके, अब यहां पर हो गया ये सब। नाउ अनदर थिंग इज हेयर कि अब आपको हायरार्की सेट करनी है, आपको बताना पड़ेगा इसको कि कौन किसके अंदर है। तो वो हम कैसे करते हैं, अपेंड चाइल्ड। क्या होता है, एक चीज होती है दैट, एक फंक्शन होती है इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं अपेंड चाइल्ड। क्या बोलते हैं, अपेंड चाइल्ड। देखो यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, जब मैंने ये यहां पर लिखा हुआ है तो मैंने डॉम हायरार्की यहां पर सेट की हुई है। तो आपको क्या करना है, लाइक आपको ऐसे देखना है, देखो आपको क्या करना है, टारगेट डिव के अंदर है इमेज, है ना, तो मुझे ऐसे लिखना है, मुझे हायरार्की सेट करनी है। तो मैं ऐसे लिखूंगा डॉम हायरार्की, मैंने ऐसे लिखा डॉम हायरार्की, ठीक है, डॉम हायरार्की। तो डॉम हायरार्की में सबसे पहले क्या है, टारगेट डिव। तो मैं इसको बोलूंगा कि देख भाई, टारगेट डिव जो है अपेंड चाइल्ड क्या है, उसके अंदर है कौन, उसके अंदर है इमेज, ठीक है, उसके अंदर है इमेज, तो अपेंड चाइल्ड इमेज, ठीक है, सही है। और टारगेट डिव के अंदर एक और चीज भी है, टारगेट डिव के अंदर अपेंड चाइल्ड कार्ड बॉडी भी है, ठीक है, कार्ड बॉडी भी तो इसी के अंदर है, ठीक है। तो लिखेंगे भाई कार्ड बॉडी, और H4 कहां पर है, कार्ड बॉडी के अंदर, तो लिखना है कार्ड बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, कार्ड बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। तो बताओ कार्ड बॉडी के अंदर क्या, कार्ड बॉडी के अंदर H4 है, सही है ना, बस इतना मैंने कर दिया। अभी जब मैं ये कर देता हूं, मतलब जब ये हो गया तो कि फिर से क्यों आ रहा है, अभी आप देखोगे कि फिलहाल मैं इसको मान लो सेव कर देता हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम इसको कैसे मतलब ठीक करते हैं। पहले तो मैं फॉर्मेट करूंगा, देखते हैं कि क्या कोड सही से लिखा मैंने, हाँ एग्जैक्टली। अब देखो आप, जब हमारे पास फोटोज नाम की एरे आएगी, उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल होगा, डिस्प्ले इमेजेस, और डिस्प्ले इमेजेस के अंदर ही फोटोज फिर अपना काम कर लेगा, फोटोज के ऊपर फॉर ईच लूप चल जाएगा। अगर मैं इसको सेव करूं अभी, तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अगर इसको रिलोड किया, देखो यहां पर क्या हो रहा है असल में, हाँ मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। देखो अब हमने ये सारा मसाला जो है, जो हमने क्रिएट किया वहां पे, वो हमें इस टारगेट डिव के अंदर डाल देना है, ठीक है, किसके अंदर, इस टारगेट डिव के अंदर डाल देना है। यानी कि जो जितना भी आपने काम किया, यानी कि जो आपने यहां पर काम किया, ये एक डायनेमिक HTML है, ठीक है। तो अगर आप इसको कमेंट भी लिखोगे कि दैट इट्स अ डायनेमिक HTML, लेकिन इसको शो कहां पे करना है, इसको शो करना है मुझे इस डिव के अंदर, किस डिव के अंदर, ये जो ये टारगेट डिव है। तो क्या मुझे यहां पर ये स्टैटिक HTML चाहिए, नहीं, स्टैटिक HTML नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने डायनेमिकली HTML क्रिएट की है, लेकिन मुझे वो किसके अंदर अब चाहिए, टारगेट डिव के अंदर। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे एक और थोड़ी सी लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं लिखता हूं इसको ऐसे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले यानी कि फॉर ईच लूप चलाने से पहले, तो मैं इसको लिखूंगा कि देख भाई, कांस्टेंट मेन डिव जो हमारा है, मेन डिव, ठीक है, जो हमारा मेन डिव है, जिसके अंदर आप इसको पूरे को ही मतलब करोगे, तो वो कहां पर है, वो है डॉक्यूमेंट हाँ एग्जैक्टली, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसका नाम जो है वो है टारगेट डिव, ऐसा ही कुछ है, टारगेट, उसमें हाइफन है शायद, टारगेट डिव। तो सही है, मैंने एक और यहां पर डिव बनाया है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये लूप में नहीं है ना, ऑब्वियसली इसको लूप में होना भी नहीं है, इसको तो लूप के बाहर ही होना है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो है मुझे फिर से वही करना है कि जो हम करते आए ना कि दैट मेन div डॉट अपेंड चाइल्ड, लेकिन मेन div डॉट अपेंड चाइल्ड किसको करोगे आप, इसकी अब की बात, यानी कि आपको जो ये वाला टारगेट div है ना, दिस वन div जो आपने फॉर ईच करके क्रिएट किया है, उसमें आपने ये सब कुछ डाल देना है, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपको लिखना है कि मेन div डॉट अपेंड चाइल्ड, इसका चाइल्ड कौन है, इसका तो टारगेट div है, लेकिन ऑब्वियसली टारगेट div तो ब्लॉक के अंदर है, तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं राइट नाउ, हम ऐसे करें, ऐसे, क्योंकि जो चीज़ें मतलब फंक्शन के बाहर होंगी क्या वो अंदर अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल मेन div डॉट, हाँ मेन div तो अवेलेबल होगा इसके अंदर, ठीक है। तो मेन div डॉट अपेंड चाइल्ड, सही है ना, मेन div डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसमें हम क्या डाल देंगे, इसमें हम डाल देंगे टारगेट div। तो ठीक है, मेन div के अंदर टारगेट div। अब अगर ऐसा किया मैंने तो देखो क्या हुआ, आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे फोटोज आ गए, ठीक है, बहुत सारे फोटोज यहाँ पर आ गए, लेकिन वो इतने छोटे 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 साइज में क्यों है, इसकी रीजन क्या है। देखो फोटो तो मैंने डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। अब ये सारा मैटर जो है ना, ये मैटर किसका है, ये CSS का मैटर है, ठीक है। यानी कि आप मुझे CSS ठीक करनी, तो CSS कैसे ठीक करूं मैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्या लिखा है, MT5 deflex। अगर मैं फिलहाल के लिए इसमें MT5 deflex हटा दूं तो आप देखो ये कैसे आएगा। तो वी आर हैविंग लाइक 80 इमेजेस, और हर किसी इमेज के साथ उसके फोटोग्राफर का नाम, हाँ ओके, हाँ नाम कैसे चेंज हो गया। देखो देखो देखो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाओ इसमें। चलो अब मैं इसको नाम लिखता हूँ टारगेट div, ठीक है ना, टारगेट, मैं इसका नाम लिखता हूँ टारगेट div। इससे ना ये तो वेरिएबल है, ये तो आप वेरिएबल डिफाइन कर, हाँ ये चीज़ें स्टोर हो टारगेट div। फिर मुझे यहाँ पर लिखना है टारगेट div डॉट अपेंड चाइल्ड। अब है ना देखो टारगेट div मैंने यहाँ पर भी डिफाइन किया, इसका नाम हम फिर कुछ और रखते हैं, इसका हम नाम रखते हैं कार्ड, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे हम, कार्ड, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है, कार्ड के ऊपर ही ये सब करना है। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब मैंने शायद मतलब अगर नेम हायरार्की में देखो अगर गड़बड़ है तो हम यहाँ पर इसका नाम क्या रख सकते हैं, कार्ड। पहले समझो, चीज़ों को समझो, फिर यहाँ पर आपको टारगेट div तो होगा नहीं, आप क्या लिखोगे, कार्ड, ऐसे समझो आप, मे बी इस तरह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है ओके। बताओ फिर इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया टारगेट div डॉट कार्ड। बताओ वन सा एम पे फर्क क्या, ये नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस, ये नॉमेनक्लेचर का डिफरेंस है, इसमें कौन सा फर्क है, ये बेइती। टारगेट div जो है ना वो, चलो नाम नॉमेनक्लेचर में हमने इसका नाम रखा टारगेट div, लेकिन आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। आम जावास्क्रिप्ट फर्क की नहीं, चल बेइती थे के आया समझ। तो टारगेट div इज इक्वल टू, आता ना कन्फ्यूजन, ये नामों से आप कन्फ्यूजन हो गया आपको, हाँ। तो टारगेट div मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, जो कि असल में वो वाला div है। अब चलो भाई इमेजेस तो हमारे पास आ गई ना, है ना। अब मुझे इमेजेस को कंटेन करना है, बिकॉज इमेजेस जो है यहाँ पर साइज में बहुत बड़ी आ रही है साइज में, क्योंकि कार्ड के ऊपर विड्थ भी तो लगानी थी ना हमने। एक काम करता हूं मैं, लेट अस डू वन थिंग, मैं यहाँ पर इस हेड टैग में, ठीक है, हेड टैग में स्टाइल नाम का एक बनाऊंगा स्टाइल, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा। अगर मैं लिखूं ऐसे डॉट कार्ड, अब ये डॉट कार्ड कौन है, डॉट कार्ड तो वही है ना जो वहां पर है, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा कि कार्ड का जो है ना तुम विड्थ जो है वो रखना सिर्फ कितना, 400 पिक्सल। ये मैं कर सकता हूं। तो मैंने ओवरराइड किसको कर दिया, मैंने ओवरराइड कर दिया बूटस्ट्रैप को एक तरह से, सही है ना। तो मैंने इसको बोला कि कार्ड जो है वो 400 पिक्सल ही है, 400 पिक्सल ही उसकी विड्थ। और यहाँ पर अगर इसके ऊपर आप डीफ्लेक्स कर भी जाओ, ठीक है, अगर आप डीफ्लेक्स कर भी लो, डीफ्लेक्स, तो डीफ्लेक्स करने से ये ऐसे आ जाएंगे, बहुत छोटे हो रहे हैं साइज में। पता है क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर करना है फ्लेक्स रैप। क्या करना है, फ्लेक्स रैप, सो दैट कि जैसे ही, हाँ जितने पहुंचेंगे उतने पहुंचा दो, बाकी फिर रहने दो। तो ठीक है, इतनी आपके पास ये आ गया फ्लेक्स रैप, ठीक है। और आप इसमें गैप वैप लगा के, ठीक है, आप गैप लगा के इनको थोड़ा थोड़ा दूर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका 80 इमेजेस आ जाएंगी।
80 इमेजेस आ जाएंगी। ओके ओके, आ गया आपको समझ? तो ये मुझे एक बताओ, अगर आपने 80 divs बनाने पड़ते और उसमें एक एक करके इमेजेस डालनी पड़ती, तो सबसे पहले तो आपने एसेट्स लाने थे, एक फोल्डर बनाना था, उसमें 80 फोटोज रखने थे, है ना? देन आफ्टर दैट आपको एक एक करके करते। तो कितने div आपको यहाँ पर बनाने थे? ऐसे ऐसे ही। तो लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, है ना? इस div के अंदर कुछ है, इसके अंदर है लेकिन नहीं है। तो ये क्या मतलब है समझो, इस div के अंदर स्टैटिक HTML नहीं है, इसके अंदर स्टैटिक HTML नहीं है। मैंने इसकी आईडी लेकर इसके अंदर डायनेमिक HTML क्या कर दी, मैंने इसके अंदर डायनेमिक HTML शो कर दी। समझ में आ गई बात को? तो इसीलिए याद रखना कि दैट डायनेमिक HTML जो है ना वो कंपलसरी है। आजकल की कोई भी वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो स्टैटिक HTML उनमें थोड़ा सा होता है। लाइक मैं दिखाऊं क्या, मैं इसके अंदर लिखूं ऐसे ऊपर, मान लो इसके ऊपर भी एक div बनाऊं मैं, ऐसे div, ठीक है, और उसको भी ऐसे ही मैं कंटेनर MT5 करके, ठीक है, क्लास दे देता हूं, ठीक है, ऐसे, और इसमें मैं लिखूं एक H1 फॉर एग्जांपल, एक H1, और उस H1 में लिखूंगा मैं माई पिक्सेल्स गैलरी। ठीक है, क्या लिखा मैंने? माई पिक्सेल्स गैलरी। ना मुझे एक बात बताओ, ये चीज भी तो आएगी ना ऊपर, इस पूरे वेबसाइट में यही चीज स्टैटिक है, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली हार्ड कोड करके HTML में लिखा। बाकी जो है ना, आप सोचोगे कि यार यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, हम किसकी एडिटिंग करें? यहाँ पर सच में कुछ नहीं है, क्योंकि वो index.js में मैंने कौन सी फंक्शन बनाई? डिस्प्ले इमेजेस। और डिस्प्ले इमेजेस में मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं डायनेमिक HTML लिख रहा हूँ एंड डायनेमिकली उनको क्लासेस भी दे रहा हूँ। ठीक है, और ये सब, ये फंक्शन कॉल कहाँ पर हो रही है? फंक्शन तो कॉल हो रही है डिस्प्ले इमेजेस फंक्शन, कहाँ पे कॉल हो रही है? इधर को। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अभी आप देखो, फॉर एग्जांपल क्या, मुझे मान लो इसके अंदर हर किसी कार्ड में एक बटन चाहिए, जैसा कि एक्चुअल में भी था, है ना? आपको पता नहीं कि यहां पर भी जो हमारे पास ये था, उसमें भी एक बटन था, कार्ड के अंदर बटन होता है। ठीक है, तो वो भी मुझे कहां पर क्रिएट करना है? मुझे बटन हर एक div के लिए क्रिएट करना है। इट मींस वो बटन भी मैं कहां पे क्रिएट करूंगा? डायनेमिक HTML के अंदर, बाय यूजिंग द DOM। इसी को हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर DOM मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? एक तो होता है DOM मैनिपुलेशन, दूसरा होता है पूरी की पूरी DOM ही कहां पर क्रिएट कर दो। हाँ, अलबत्ता इसमें अब टाइम लगता है, बिकॉज ये जो आप इस तरह से फंक्शन लिखते हो ना, ये बहुत बड़ी फंक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज दिखाता हूं, समझो। आप मान लो दिस फेच क्यूरेटेड इमेजेस फंक्शन, यानी कि अब हम इसके सेकंड पड़ाव की तरफ जाते हैं। अब इसको हम एनहांस कैसे करेंगे? नाउ मान लो मैंने फेच क्यूरेटेड इमेजेस के अंदर एक पैराम ले लिया, और पैराम मैंने मान लिया पेज, ऐसे पेज। हाँ, मैंने बोला कि देखो तुम पेज क्या ले लो, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा ना आपको। मैंने पेज ले लिया फॉर एग्जांपल, क्या, एज अ पैराम। यहां पर अभी फेच क्यूरेटेड इमेजेस जब आप कॉल कर रहे हो, आपने बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज देखा? आपने बाय डिफॉल्ट देखा पेज नंबर 1। लेकिन मैं चाहता हूं कि डायनेमिकली करें, यानी कि आप चाहते हो ना कि पेजिनेशन, इसमें कितनी फोटोज है? इसमें फोटोज तो 80 है। अगर मुझे एक पेज पर खाली फोटोज चाहिए, लेकिन खाली 40, कितने? 40, तो मैं यहां पर इसको ही चेंज कर दूं। किसको? एंड पॉइंट को, क्योंकि एंड पॉइंट मुझे इस चीज की मतलब एक प्रोवाइड करता है कि दैट आप क्वेरी पास कर सकते हो। एंड क्वेरी में आपने लिखा 40, तो क्या मुझे 40 फोटोज मिलेंगे? हाँ, एग्जैक्टली। देखो यहां पर कितने फोटोज आ गए कंसोल में? 40 ही। तो फॉर ईच लूप कितनी बार चलेगा? 40 बार। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जब इन 40 फोटोज को देखूं मैं, आफ्टर दैट नीचे पेजिनेशन हो। पेजिनेशन जैसे बूटस्ट्रैप में कल पढ़ा था आपने, वो पेजिनेशन। ठीक है, तो मुझे वो पेजिनेशन समझते हो ना, वो पेज नंबर 1 2 3 फिर प्रीवियस नेक्स्ट, वो मुझे चाहिए। या एक काम करूं मैं, यहां पर ऊपर हो फोटो में लिखा हुआ सर्च। ठीक है, एक इनपुट हो वहां पर, और इनपुट को क्या लिखा हो? सर्च। तो मैं फोटोज ऐसे नाम डाल के सर्च कर दूं, यानी कि मुझे वही फोटोज चाहिए जो मैं फॉर एग्जाम्पल देखना चाहता हूं। ऐसे नहीं, क्यूरेटेड का मतलब होता है कि जो आपको पिक्सेल्स वहां से दिखाए वो, लेकिन मुझे क्यूरेटेड चाहिए पेज नंबर 2। यहां पर पेज नंबर 2 चाहिए आपको, तो आप यहां पर कर्ली ब्रेसेस ऐसे लिखो, कर्ली ब्रेसेस, और उसके सामने क्या लगा दोगे? डॉलर। अब डॉलर लगाने का मतलब क्या होता है? डॉलर लगाने का मतलब है कि इट्स कॉल्ड एज द टेम्पलेट लिटरल। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट लिटरल। और इस टेम्पलेट लिटरल के अंदर मैंने ये पेज डाल दिया। तो मुझे एक बात बताओ फेच क्यूरेटेड इमेजेस क्या है? फेच क्यूरेटेड इमेज एक फंक्शन है जो पेज लेती है एज अ
param। अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं fetch curated images 3, तो बताओ पेज नंबर क्या चला जाएगा? पेज नंबर चला जाएगा 3 और मुझे तीसरे पेज के फोटो दिखेंगे। आप देख रहे हो फोटोज चेंज हो गए, है ना? और अगर मैं यहां पर कर दूं fetch curated images 4, ठीक है, fetch curated images 4, तो मुझे कौन से फोटोज मिलेंगे? चौथे पेज के फोटोज। इसका मतलब इन द कोड मैं ये कर पा रहा हूं, लेकिन अब मुझे किस पे करना है? मुझे बटन्स के ऊपर करना है। तो आई नीड 2 बटन्स। देखो यहां पर, इधर देखो, पेक्सल्स गैलरी के बाद ही मैं 2 बटन्स बनाऊंगा। कितने? 2 बटन। तो एक बटन मैंने बना लिया फिलहाल, उसका नाम रखूंगा मैं प्रेव। क्या नाम रखा? प्रेव। और दूसरा बटन बनाऊंगा क्या? चलो एक काम करते हैं, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास देते हैं इसको btn, ठीक है, और इसको देते हैं btn स्मॉल, btn sm, और देते हैं btn प्राइमरी मान लो अभी, ठीक है, प्राइमरी। तो ठीक है, ये बटन भी क्या है? इट्स अ स्टैटिक। ओके, यहां पर प्रेव बटन आ गया, और यहां पर ही एक और बटन बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा नेक्स्ट। अब वो जो मैं कर रहा हूं ना fetch curated images, जिसमें वो नंबर बाय ऐसे सीधे डाल रहा था मैं कोड में डायरेक्टली, मुझे अब वो यहां से करना है। यानी कि मुझे इनके ऊपर प्रीवियस और नेक्स्ट के ऊपर क्या बनाना है? मुझे इसके ऊपर इवेंट लिसनर्स बनाने हैं। क्या बनाने? मुझे इसको आईडी भी देनी है, इवेंट लिसनर्स बनाऊंगा, ठीक है। इवेंट लिसनर्स मैं इसको बोलूंगा कि देखो जब नेक्स्ट क्लिक हो जाए तो तुम ऐसा करना। तो तुम क्या करना? तुम फेच क्यूरेटेड इमेजेस, ये फंक्शन चला लेना, फेच क्यूरेटेड इमेजेस, लेकिन उसमें ये वैल्यू डाल देना +1 +1 +1 +1। इस तरह से नेक्स्ट 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 पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे डायनेमिकली यहाँ पर डेटा चेंज होता रहेगा। ठीक है, आएगा ये करना? समझ में आ गया? यानी कि मैंने क्या बोला कि दैट index.html में 2 बटन्स हैं, इनकी दोगे आप आईडीज। आप चेक करो तो आप आईडी भी दे सकते हो, ठीक है, आप ऐसे आईडी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। आईडी में आप लिखो इसको प्रेव, और इसकी भी आईडी क्या ले लो आप? इसकी आईडी ले लो आप, उसका नाम रखो नेक्स्ट। ठीक है, मैंने यही आईडीज दे दी सेम टू सेम, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन होता है, वरना मैंने आईडीज भी क्या दे दी? यही प्रेव एंड नेक्स्ट। अब क्या करूंगा मैं index.js में जाके, यहां पर इस फंक्शन के बाद जो ये डिस्प्ले इमेजेस है ना, इसको मैं फिलहाल बंद करके रखता हूं, डिस्प्ले इमेज को। ठीक है, यहां पर मैं क्या बनाऊंगा? मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट प्रेव, ठीक है, कॉन्स्टेंट प्रेव इज इक्वल टू क्या? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसी को मैं कॉल करूंगा प्रेव को ही, ठीक है, प्रेव को ही। अब प्रेव के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? प्रेव के ऊपर हम कर सकते हैं डॉट, इसके ऊपर लगा सकते हैं क्या? एड इवेंट लिसनर। ठीक है, देखो एड इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर, और वो क्या करेगा? एड इवेंट लिसनर में पहली चीज होती है कि ठीक है किस टाइप का क्लिक, ठीक है, अगर किसी ने क्या किया? क्लिक। दूसरी चीज होती है कि ठीक है क्या करना है, क्या करना मतलब एक फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन। अब देखो इस कोड में ये पूरी जावास्क्रिप्ट फाइल जो है, पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट फाइल में कुछ कोड सिंक्रोनस है एंड कुछ कोड एसिंक्रोनस है। कौन सा कोड एसिंक्रोनस है? एपीआई कॉल्स, जहां पर मैंने एपीआई कॉल किया था वो एसिंक्रोनस था, एंड सीपीयू इंटेंसिव टास्क, जब उस एपीआई के रिजल्ट को मुझे जेसन में कन्वर्ट करना था। बाकी कुछ एसिंक्रोनस है नहीं, बाकी कुछ एसिंक्रोनस नहीं। तो प्रेव डॉट एड इवेंट लिसनर, अब प्रेव के ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड कर दो। क्या करना है? वहां पर एक वेरिएबल ले लो, ठीक है, उसको काउंट वैल्यू ले लो आप, काउंट की वैल्यू रखो 1, फिर कर दो जब भी इसको क्लिक करोगे तो काउंट को एडेड करते जाना, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लिखेंगे यहां पर। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा लेट, ठीक है, लेट काउंट इज इक्वल टू 1, बाय डिफॉल्ट 1 है, और यहां पर तुम क्या करना? तुम काउंट को -1 करना, ठीक है, काउंट को क्या करना? एवरी टाइम। लेकिन इसमें फिर चेक्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चेक्स मतलब क्या? अगर आप पहले से पेज नंबर 1 पे हो तो बताओ काउंट --- होना चाहिए? नहीं, उस वक्त तो ये बटन ही डिसेबल होना चाहिए, है ना। तो वो हमें सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर ही करना है, ठीक है। तो अभी अगर मान लो क्लिक पर मैं करूंगा काउंट --- चलो काउंट जो था उसकी वैल्यू थी 1, लेकिन मैंने कर दिया काउंट --- और यहां पर फेच क्यूरेटेड इमेजेस को यहां पर अब आप क्या डालोगे? आप लिखोगे इस तरह से, इफ काउंट, अगर काउंट का वैल्यू, ठीक है, अगर काउंट का वैल्यू, देखो इफ काउंट, अगर काउंट होगा, ठीक है, तब ही करना फेच क्यूरेटेड इमेजेस, ठीक है। इफ में डाल दिया मैंने, ठीक है, और इसको यहां पर हटा दिया, और मैं इसको बोलूंगा कि देखो अगर काउंट की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तब तुम करना। और यहाँ ये हम क्लिक कर रहे हैं ना यहाँ पर काउंट --- ये मुझे इफ असल में यहीं पे लगाना चाहिए था, नॉट हेयर।
तो मुझे ऐसे करना है, ऐसे मैं इसको बोलूँगा कि देखो इफ काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है 1, ठीक है, तो 1, तभी तुम इसके अंदर ये सब चीज़ें करना, यानी कि तभी आप यहाँ पर क्या लगाओगे, काउंट माइनस माइनस। तो ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है, तभी आप यहाँ पर क्या करना, काउंट माइनस माइनस, यानी कि जब ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो को 1, वैसे ग्रेटर देन जीरो भी नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 1 चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो इसमें मान लो अभी ये फेच क्यूरेटेड इमेज मत हो ही रहा है, अभी मत हो रहा है, अभी क्यों, क्योंकि ये इफ कंडीशन पे आ गया, यानी कि जब मैं यहाँ पर प्रेव पे क्लिक करूँ तो उस वक्त चांसेस हैं इसके होने के, तो इसको प्रॉपरली बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस इवेंट लिस्नर के बाहर पहले आपने इसको कॉल करना है जिसमें पेज नंबर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि पहले जब मैं आऊँ वेबसाइट पर पहले कुछ तो होना चाहिए ना, बाद में फिर फेच क्यूरेटेड इमेज के अंदर -1 होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आज हम इसको एंड करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर समझो इसको कि मैंने किस तरह से क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लिखी एंड इसके अंदर बूटस्ट्रैप का भी यूज़ किया। अब कल हम इसको थोड़ा सा और एनहांस करेंगे, इसमें फेच क्यूरेटेड इमेज की जगह पर हम डायरेक्टली सर्च भी लगा सकते हैं, ठीक है। v1/curated के बगैर आपको क्या लिखना है, सर्च, फिर उसमें क्या डालनी है, सर्च क्वेरी,